गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेसन 9 शुरू करते हैं। बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें दो चीज़ हैं, एक तो हम बल के बारे में पढ़ेंगे और गति के नियम। बल किसे कहते हैं और गति के नियम। गति के 3 नियम होते हैं, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो सबसे पहले हम बल के बारे में पता करेंगे कि बल किसको कहते हैं। वस्तु को धकेल कर, खींच कर या ठोकर लगाकर उसकी गति की अवस्था को बदला जा सकता है ना। किसी वस्तु को हम धक्का लगाएंगे या किसी वस्तु को हम खींचेंगे या उसको ठोकर लगाकर उसकी स्थिति में चेंज करेंगे तो ये एक बल है, इसको हम कहेंगे बल। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। जो प्रयास हमें करना पड़ता है यही बल है। जो प्रयास हम करते हैं यही बल है। बल कितनी तरह का होता है? बल 2 तरह का होता है। बल 2 तरह का होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल कौन सा होता है? जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वो हुआ हमारा संतुलित बल। उसको कैसे समझेंगे? जैसे एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ है छोटा सा टेबल पर, हमने उसके एक तरफ से बल लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से भी बल लगा रहे हैं तो क्या होगा? तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसा बल कहलाएगा संतुलित बल। ठीक है। संतुलित बल जो है वस्तु को वेग प्रदान नहीं करता है। असंतुलित बल क्या होता है? जब हम वस्तु के सिर्फ एक तरफ से ही बल लगाएंगे तो क्या होगा कि वस्तु की स्थिति चेंज हो जाएगी, मतलब कि असंतुलित बल हमको गति प्रदान करता है। तो जिसमें वस्तु की स्थिति चेंज हो जाती है उसको हम कहते हैं असंतुलित बल। तो संतुलित बल और असंतुलित बल, बल 2 तरीके के हुए। अब हम पढ़ते हैं गति का प्रथम नियम। गति के 3 नियम होते हैं, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। तो गति का प्रथम नियम क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं? मतलब कि वस्तु अपनी स्थिति को जब परिवर्तित करना नहीं चाहती है। सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। इसीलिए हम गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब हम गति के प्रथम नियम के उदाहरण के बारे में भी जानेंगे। जब हम बस में बैठते हैं और बस जब एकदम से चलती है तो हम पीछे की ओर हो जाते हैं, है ना। ये भी गति के प्रथम नियम का ही उदाहरण है। या फिर जब बस गति की अवस्था में होती है, बस चल रही होती है और एकदम से ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये भी गति के प्रथम नियम के कारण ही है, क्योंकि हमारा शरीर जो है गति की अवस्था में आना नहीं चाहता है। गति के प्रथम नियम का एक और उदाहरण अगर हम देखें, देखिए ये कांच का एक खाली ग्लास है। खाली ग्लास के ऊपर एक हम ताश का पत्ता रख देंगे, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। इस ताश के पत्ते के ऊपर एक हम सिक्का रख देंगे और इस ताश के पत्ते को हम तेज वेग से हाथ से वेग लगाएंगे या हाथ से मारेंगे इसके ऊपर। तो क्या होगा? अगर हम सही वेग से इसको स्ट्राइक करें तो ये ताश का पत्ता अलग हट जाएगा और सिक्का ग्लास में गिर जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है। तो ये गति के प्रथम नियम का ही एक उदाहरण है।
अब हम पढ़ते हैं गति का द्वितीय नियम क्या है। गति का प्रथम नियम हमें यह बताता है कि जब कोई वस्तु असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है ना। तो ये तो हमें गति के प्रथम नियम से पता चल गया कि जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की स्थिति चेंज हो जाती है। अब अगर हम ये जानें कि जैसे टेबल टेनिस खेलते समय यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर पर लग जाती है तो वह घायल नहीं होता है ना। और ऐसे ही क्रिकेट की गेंद अगर किसी को लग जाती है, दर्शकों को लग जाती है, तो वो घायल हो जाते हैं। क्यों? तो ये कारण हम गति के द्वितीय नियम के अनुसार ज्ञात करेंगे। गति का द्वितीय नियम होता है F = ma। F = ma। m द्रव्यमान है और a त्वरण है। इसी का अगर हम और उदाहरण भी देखें तो किसी ट्रक से जब गति के द्वितीय नियम का उदाहरण ये भी है कि जब सड़क के किनारे कोई ट्रक खड़ा होता है तो उससे दुर्घटना नहीं होती है, लेकिन अगर कोई ट्रक 5 मीटर प्रति सेकंड जैसी कम गति से भी चलकर आ रहा है और ट्रक से टक्कर हो जाती है तो हमें चोट लग जाती है। ऐसे ही एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव, मतलब कि उस वस्तु के द्वारा जो हमारे शरीर पर प्रभाव है वो किस पर निर्भर कर रहा है? वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर, है ना। अगर कोई वस्तु बहुत कम वेग से आ रही है तो वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि टेबल टेनिस की गेंद जो है वो हमको घायल नहीं करती है, लेकिन क्रिकेट की गेंद से हम घायल हो जाते हैं क्योंकि इसका वेग ज़्यादा होता है। ऐसे ही गति के द्वितीय नियम का अगर हम और उदाहरण देखें तो क्रिकेट मैच के दौरान मैच में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचना पड़ता है। अगर वो हाथ को पीछे की ओर नहीं खींचेगा तो उसके हाथ में चोट लग जाएगी। वो हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है? ताकि गेंद का वेग जो है और कम हो जाए, इसलिए वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचेगा। तो ये भी गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है। गति का द्वितीय नियम होता है F = ma। यहाँ पे m द्रव्यमान है और a त्वरण है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही अगर हम एक उदाहरण देखें, ये हमको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल लगता है ना। एक 5 किलोग्राम की वस्तु है और उस पर 2 सेकंड के लिए हम बल लगाते हैं, ठीक है। तो यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर क्या कर देती है? 7 मीटर प्रति सेकंड कर देती है। तो प्रारंभिक वेग है इसका 3 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग है 7 मीटर प्रति सेकंड। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करनी है हमको, है ना। F ज्ञात करना है, लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करनी है, F ज्ञात करना है। यदि इस बल को हम 5 सेकंड के लिए आरोपित करें तो बल का अंतिम वेग क्या होगा? तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, हमें U है ज्ञात है, V ज्ञात है, T ज्ञात है और M ज्ञात है ना। तो ये हमें समीकरण पता होती है कि F = mv - u/t। तो इसमें मान रखकर आ जाएगी हमारी वैल्यू 10 न्यूटन। F आ गया ये। अब इसके बाद हमसे पूछा है कि अगर 5 सेकंड तक बल लगाया जाए तो क्या होगा? तो अंतिम वेग क्या होगा? तो अंतिम वेग हम इस समीकरण में मान रखें इन चीज़ों का और ऐसे निकाल लेंगे तो अंतिम वेग हमारा ये आ जाएगा। अब इसी में हम आगे पढ़ते हैं गति का तृतीय नियम। गति का प्रथम नियम हमने पढ़ लिया, गति का द्वितीय नियम हमने पढ़ लिया। अब है गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम क्या होता है?
किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना। मतलब जब कोई क्रिया होगी तो उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होगी। जैसे हम सड़क पर विश्राम अवस्था में खड़े हुए हैं और हमें चलना प्रारंभ करना है, तो हम जब चलना प्रारंभ करेंगे तो हम पहले सड़क पर बल लगाएंगे ना, और तभी तो उसके बाद हम अपना पैर उठाएंगे। तो बल किस ओर लगाएंगे? बल ऊपर की तरफ तो नहीं लगाएंगे, बल तो हम सड़क की तरफ लगाएंगे ना। इसका मतलब जो क्रिया हो रही है ऊपर की तरफ, उसकी प्रतिक्रिया हो रही है नीचे की तरफ। तो गति का तृतीय नियम क्या है कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका एक उदाहरण आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे बंदूक से हम गोली चलाते हैं। कोई भी अगर बंदूक से गोली चलाता है तो गोली तो आगे की ओर हुई, और बंदूक जिसने बंदूक पकड़ी हुई है उसका हाथ उस झटका पीछे की ओर लगता है। क्रिया तो उसकी आगे हुई और प्रतिक्रिया पीछे की तरफ हुई। तो ये उदाहरण हो गया हमारा गति का तृतीय नियम। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? गति का प्रथम नियम हमारा क्या है? वस्तु अपनी विरामावस्था अपना अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। बल हमने पढ़ लिए, बल दो तरह के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जब ही होगा जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य करेगा। वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन